नमस्कार। जियो और जीने दो चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश खिरावत जी, श्री कमल ट्रांसपोर्ट जयपुर जोधपुर इनकी मेन लाइन है और बहुत पुराना एक्सपीरियंस है। आज लगभग बाबूजी को 30 साल हो गए काम करते। आज बाबूजी जो मेन ट्रांसपोर्टरों की समस्याओं से जो जुड़े हुए अपने एक्सपीरियंस, पूरा ट्रांसपोर्ट जो इन्होंने 30 साल में, उसका जो भी इनका एक्सपीरियंस है आप आपके सामने रूबरू होंगे जयपुर से। नमस्कार जी। नमस्कार सर। और आपसे निवेदन है, जो आपने आज 30 साल में ट्रांसपोर्ट महकमे में जो आपने कमियां देखी या जो भी आप अपने बच्चों को आने वाले समय में क्या सीख देके जाना चाहते हैं कि भाई मेरी ये बच्चों के लिए है, माध्यम से, मीडिया के माध्यम से। लोच मैं जियो और जीनोद यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों को नमस्कार करता हूं और ये बताना चाहता हूं कि सबसे पहले अपनी मूल समस्या जो है पार्किंग की है। क्यों अब 14 नंबर पे आए दिन इतना जाम लगा रहता है कि गाड़ी वाले कभी इधर चले जाते हैं, कभी उधर चले जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस वाले उस जाम को संभालते नहीं हैं और चालान के पीछे दौड़ते रहते हैं। कई बार गाड़ी वाले हमको फ़ोन करते थे, भाई साहब इधर आओ, ये हमारा चालान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब दिन भर आप अपना काम करें या उन पुलिस वालों से माथाकुटी करते रहे। तो मेरा तो सबसे पहले ट्रैफिक की जो समस्या है इसका निदान होना चाहिए। अब ट्रैफिक की समस्या का निदान कैसे हो कि अपना जो न्यू ट्रांसपोर्ट नगर जो है, जो अपनी योजना है, उसमें मूलभूत जो सुविधाएं अपन को मिलनी चाहिए वो सुविधाएं अपन को मिल जाएं तो अपन जो यहाँ परेशान हो रहे हैं विश्वकर्मा के अंदर, वो परेशानी से अपन को निजात मिले। मोबाइल के टावर नहीं है वहाँ पे। अब जो मोबाइल के टावर नहीं है, पानी की सुविधा है, बिजली की सुविधा है, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो, हाँ, वो सब सुविधाएं मिलनी चाहिए। तो मेरा तो सब भाइयों से यही निवेदन है कि कैसे भी सरकार से निवेदन करके या जोर ज़बरदस्ती करके ये अपनी जो मूल सुविधाएं हैं वो बनाए जाए वहाँ पे और अपना ट्रांसपोर्ट नगर वहाँ जल्दी से जल्दी शिफ्ट कराया जाए। बस सबसे मेरे यही निवेदन। और आपसे एक निवेदन ये है कि जैसे आपने उम्र पाई है, बहुत से समय को भी देखा है आपने, बहुत से तजुर्बे आपको मिले हैं, पहले के समय में और आज के समय में आपको क्या अंतर नज़र आता है काम करने का ट्रांसपोर्ट से संबंधित? देखो, पहले के टाइम में क्या होता था कि लैंडलाइन फ़ोन हुआ करते थे, तो ड्राइवर भाई सब अपने ऑफिस के अंदर, ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर आके बैठा करते थे। तो लैंडलाइन फ़ोन से बात हुआ करती थी और वो बिल्कुल सही तरह से बात हुआ करती थी। आदमी को विश्वास रहता था कि ये गाड़ी वाला अपने से माल भरेगा, न इधर जाएगा न उधर जाएगा। आज जो समस्या आ गई, ऑनलाइन वाली समस्या आ गई, पार्टियां भी ऐसी हो गई, गाड़ी वाले भी ऐसे हो गए। अगर अब मैंने मान लो किसी पार्टी को मैंने जबान दे दी कि ये गाड़ी आपके पास ही आ जाएगी, और वही गाड़ी वाला दूसरे ट्रांसपोर्टर से 2 रुपये भाड़ा कम करके या 5 रुपये भाड़ा कम करके उसी माल के अंदर वो चला जाता है, तो ये सबसे बड़ी तकलीफ वाली बात हो गई अपने लिए। तो मैं सब ट्रांसपोर्टर भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि हर आदमी को पता होता है कि ये गाड़ी परमानेंट किसके पास चलती है और किसके पास नहीं चलती है। और अगर मालूम पड़ भी जाए कि यार ये फलाने आदमी के पास चलती है, तो पहले उस गाड़ी वाले से पूछ लिया जाए, भैया तूने कहीं गाड़ी पक्की तो नहीं कर रखी है, ताकि अपनी जबान तो नहीं खराब हो। क्योंकि अपन ट्रांसपोर्टर भाई अगर एक नहीं होंगे तो मार्केट तो ख़राब होना ही होना है। कोई 5 रुपये सस्ती दे देगा, कोई 5 रुपये महंगी दे देगा, ड्राइवरों को कोई ईमान होता नहीं है। तो ड्राइवर भाई को भी यही समझाया जाए, भैया तू एक जगह बात कर, जिससे भी भरनी है तो उसी आदमी से बात कर, तू जगह फ़ोन मत कर, एक गाड़ी को 10 गाड़ी मत बना। तो ट्रांसपोर्टरों को भी मैं यही कहूँगा, भाई पार्टी से अगर बात कर ली, क्यों पार्टी वाला तो बार्गेनिंग करेगा ही करेगा, वो तो अपना फ़ायदा सोचेगा। तो जैसे मैंने किसी चीज़ के लिए, किसी स्टेशन के लिए भाड़ा एक बोल दिया, तो क्योंकि पर्टिकुलर लाइन के लिए 5 ट्रांसपोर्टर या 10 ट्रांसपोर्टर या 20 ट्रांसपोर्टर ही होते हैं, या तो सुबह सुबह ये चीज़ कर ली जाए कि भैया इस स्टेशन का अपन को ये बड़ा मार्केट में खोलना है, कि उसी हिसाब से अपन को मार्केट चलाना है, तब तो अपने इस ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ की मतलब प्रोग्रेस होगी। अदरवाइज़ तो अपन घर में चले जाएंगे। क्योंकि आए दिन डीजल के भाव देखो आप, डीजल के भाव कहाँ जा रहे हैं इस टाइम। गाड़ी वालों के पास कुछ नहीं बच रहा है, हर आदमी रो रहा है इस टाइम पे। और ये 2 साल के जो कोरोना काल था, इसमें सब कुछ बर्बाद हो गया, किसी के पास कोई काम नहीं है, स्थिति इतनी ख़राब हो गई जिसका कोई मुकाबला नहीं है। अब जैसे मैं किसी पार्टी का काम कर रहा हूँ, 2-3 साल से काम कर रहा हूँ,
पार्टी ने मेरा 10 लाख या 20 लाख जो भी पेमेंट है मेरा अटका लिया। अब मेरा पेमेंट नहीं देगा तो मैं उससे काम नहीं करूँगा, वो दूसरा ट्रांसपोर्टर देखेगा, वो दूसरा ट्रांसपोर्टर चले जाएगा वहाँ पे। अब उस ट्रांसपोर्ट भाई को कैसे पता पड़ेगा कि यार ये दूसरे ट्रांसपोर्टर से भी काम करा हुआ है। तो मेरा निवेदन उन ट्रांसपोर्टर भाइयों से है कि भाई जैसे उसको पता तो पड़ेगा ही पड़ेगा कि या तो उस पार्टी से पूछ लिया जाए कि भाई आप पहले कौन से ट्रांसपोर्ट वाले से काम करा करते थे। अगर उसको ये मालूम पड़ जाए कि भाई उस फलाने ट्रांसपोर्टर से काम करते थे तो पहले तो उससे एनओसी ली जाए उस ट्रांसपोर्टर से कि भाई आपका पेमेंट हुआ या नहीं हुआ। अगर आपका पेमेंट हो गया तो आप बेशक आप काम कर सकते हो, कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। नहीं, उस पार्टी से ये गारंटी कार्ड फड़वाया जाए या शर्त रखी जाए कि भैया पहले आप उस ट्रांसपोर्टर का पेमेंट दे दो, उसके बाद में आपका मैं काम करूँगा, अदरवाइज मैं आपका काम नहीं करूँगा। नियम से काम करा जाए, जब भी अपना ये ट्रांसपोर्ट बिजनेस है वो चलेगा, अदरवाइज तो नहीं चलेगा। ये जियो और जीने दो यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं सभी ट्रांसपोर्टर भाइयों से यही निवेदन करता हूँ कि अपने ट्रांसपोर्ट का जितनी भी और भी कोई कई समस्या है, समस्या तो एक तो है नहीं, हर आदमी की अलग अलग समस्याएं हैं। अब उन समस्याओं का निदान करके अरापण को काम करना है, यही मेरा कहना है। एक जो हमारा ट्रांसपोर्ट महकमा है जी, इसको फाइनेंस कंपनियां फ्रॉड मानती हैं, ब्लैक लिस्ट मानती हैं, फाइनेंस नहीं करती हैं, जबकि हम लोग रात दिन मेहनत करके अपने जी जान लगा करके, और आज अगर हमारे को रुपए की ज़रूरत होती है तो कर्जा हमारी संपत्तियों को रख करके हमको लेना पड़ता है। तो हमारे को एक उद्योग का दर्जा दिया जाए, ट्रांसपोर्ट व्यवसाय को एक उद्योग का दर्जा दिया जाए। सिर्फ जीएसटी देने से कुछ नहीं होता, हमको बैंकों से, फाइनेंस कंपनियों से लोन भी मिले जिससे हम अपना आगे तक का काम भी कर सकें। ये इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? भाई देखो, इस चीज़ के अंदर तो जो भी अपने सरकार की नियमावली है या बैंकों के जो नियमावली है उसी के अकॉर्डिंग आपको कोई लोन मिलेगा। भाई हर आदमी, ये तो है नहीं कि अपना जो ट्रांसपोर्ट का व्यापार है ना, इसमें क्या लगता तो कुछ है नहीं, इन्वेस्टमेंट कुछ है नहीं, चलता फिरता आदमी भी काम कर सकता है। तो बैंक भी कैसे लोन देगी, सरकार भी कैसे लोन देगी, हर कोई आदमी कैसे लोन देगा? तो उस चीज़ के लिए मेरा कहना यह है कि हर आदमी की जैसे 3 साल की इनकम टैक्स की रिटर्न हुई, जीएसटी नंबर हुए, उस बेसिस के ऊपर अब बैंक तो सब हाइपोथेकेशन बिना आपको कोई लोन देगा नहीं, ये मेरा कहना है। भाई अगर इनकम टैक्स की रिटर्न अगर आपकी 3 साल की भरी हुई है तो उस बेसिस पे मैं उन बैंक वालों से भी कहूँगा कि उसकी जो स्टेटस है उस चीज़ को देख के और जितना उनकी लिमिट है उस हिसाब से उसको लिमिट दी जाए, यही मेरा कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद कमल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और हाँ जी, और जियो और जीने दो चैनल को सब्सक्राइब किए ताकि हम अपनी बात ज़्यादा से ज़्यादा तक पहुंचा सकें, अपने अफसरों तक पहुंचा सकें, मंत्रियों तक पहुंचा सकें, पूरे मुलाजिमों तक पहुंचा सकें, ताकि हमारी बात को सुन के ट्रांसपोर्ट नगर बसे। और जयपुर से डीजल की समस्या बहुत बड़ी है, जिससे डीजल के रेट कम होंगे तो हमारा ट्रांसपोर्ट व्यवसाय सांस लेना शुरू कर देगा दोबारा से। आज ट्रैफिक की समस्या, आज नो पार्किंग हो चुकी है चारों तरफ, विश्वकर्मा, झोटवाड़ा, सब तरफ जयपुर के सीकर रोड पर सब जगह नो पार्किंग हो चुकी है। इस नो पार्किंग की वजह से गाड़ी खड़ी नहीं हो पाती है। अगर ट्रांसपोर्ट नगर आप हमें देंगे, ट्रांसपोर्ट में मूलभूत सुविधाएं देंगे, तो हमें सभी ट्रांसपोर्टर वहाँ जाने को तैयार हैं। लेकिन आप कदम सबसे पहले आपको उठाना होगा। जियो और जीने दो चैनल के माध्यम से सबका धन्यवाद।